क्वेश्चन लिखिए, ये कोई डिस्क है, जो कि इस डायरेक्शन में ओमेगा से घूम रही है। यहां पर एक कॉकरोच है, और ये बदतमीज कॉकरोच ऐसे चल रहा है, यानी कि जिधर डिस्क घूम रही है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में। डिस्क का मास m, रेडियस r एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है। कॉकरोच का मास m और ये जिस स्पीड से चल रहा है स्पीड है v। यह है क्वेश्चन आपका। एक डिस्क ऐसे घूम रही है, उस पर कॉकरोच बैठा है, वो ऐसे करके ऐसे चल रहा है v स्पीड से, बिल्कुल कोने पे बैठा है। ठीक है, बनाइए डायग्राम। डिस्क का कैपिटल M और कॉकरोच का स्मॉल m। लिखिए इसमें डिस्क का मास, रेडियस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सब दिया हुआ है। देखिए, इफ कॉकरोच सडनली स्टॉप्स, चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं मैं। इफ कॉकरोच सडनली स्टॉप्स, कैलकुलेट एंगुलर स्पीड ऑफ डिस्क नाउ। कैलकुलेट एंगुलर स्पीड ऑफ डिस्क नाउ। ट्राई कीजिए। चलिए शुरू करूं मैं। ओके, पहले आप देखिए आपके पास सिस्टम क्या है। सिस्टम में आपके पास दो चीजें हैं, एक है डिस्क और एक है कॉकरोच। क्या इन दोनों के अलावा कोई और फोर्स है सिस्टम पे? नहीं है। तो देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम। फोर्स क्यों? मैं सीधे लिखता हूं, टॉर्क नहीं लग रहा। सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन कंजर्व्ड। पहले तो आप ये लाइन लिख लीजिए। तो इस सिस्टम का इनिशियल एंगुलर मोमेंटम मैंने माना Li और फाइनल मान लिया मैंने Lf। अब इनिशियल में कितने लोग हैं इसमें? एक डिस्क और एक कॉकरोच। इन दोनों का एंगुलर मोमेंटम हम निकाल देते हैं। डिस्क का एंगुलर मोमेंटम होगा I ओमेगा। तो डिस्क का एंगुलर मोमेंटम I इंटू ओमेगा, और कॉकरोच का मास है m v r। किसी पार्टिकल के लिए ये लिखते हैं। डिस्क घूम रही है इधर, तो एंगुलर मोमेंटम आएगा नीचे की तरफ, और अगर ये ऐसे जा रहा है तो इसका एंगुलर मोमेंटम आएगा ऊपर जे कैप। तो इनिशियल मोमेंटम हो गया I ओमेगा माइनस जे कैप, तो सीधा हिसाब है। अगर कोई ऐसा कोई क्वेश्चन बनाता है तो आप देख लीजिएगा कि सिस्टम पर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, तो इनिशियल। अब ये देखना बॉडी कितनी है। यहाँ पे तो दो बॉडी थी, तो हमने दोनों का अलग अलग कर लिया, सीधी सी बात है। वहां उस तरह के क्वेश्चन भी ट्राई करना। हेडिंग डालिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आइए, सपोज कीजिए ये कोई रॉड है और यहां पर इसके इतने सारे पार्टिकल हैं। ये रॉड है और ये इसके पार्टिकल है। ये जिस जगह पर रखी हुई है, यहां पर
इसके हर एक पॉइंट पे अलग अलग ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन मैंने माना है। इफ g इज डिफरेंट एट ईच पॉइंट, तो मैंने माना इस पे लग रहा है mg1, यहां लग रहा है mg2, यहां लग रहा है mg3, यहां लग रहा है mg4, यहां लग रहा है mg5। एक ही केस। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जहां पर आप इन सब की जो फोर्सेस हैं उसको सेंट्रलाइज्ड मान सकते हैं। मैंने माना वो पॉइंट मेरे पास यहां है। सो दिस इज द पॉइंट जिस पर मैं मान लूंगा mg लग रहा है, मेरे लिए ये कहलाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और ये वाला कौन सा था? सेंटर ऑफ मास। तो इस केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज नॉट इक्वल टू सेंटर ऑफ मास। इफ ग्रेविटी इज सेम, तो इस पे क्या लगेगा? mg। इस पे क्या लगेगा? mg। इस पे क्या लगेगा? mg। हर एक पार्टिकल को अगर सेम मास का माना है mg। इस केस में इस बॉडी पे वो पॉइंट जहां पर सारे ग्रेविटेशनल फोर्स को सेंट्रलाइज माना जा सकता है क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और इस पूरी बॉडी का वो पॉइंट जहां पर पूरे बॉडी का मास सेंट्रलाइज माना जा सकता है, सेंटर ऑफ मास। जहां पर मास सेंट्रलाइज माना जाए वो सेंटर ऑफ मास, जहां पर ग्रेविटी सेंट्रलाइज मानी जाए वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इस केस में यही पॉइंट आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कहलाएगा। तो यानी कि यही आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और यही आपका सेंटर ऑफ मास है। इस केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास बराबर ही है। तो जनरल केसेस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास के बराबर ही आता है, क्योंकि अर्थ पर कहीं पर भी ग्रेविटी इतनी ज्यादा कोई इन्फ्लुएंसली चेंज नहीं मानते हम लोग। बट बेसिक फंडा यह है कि वो पॉइंट किसी भी बॉडी का जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स को सेंट्रलाइज माना जाए वो क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आप इसको बनाइए पहले दोनों केस। डन। लिखिए, इट इज द पॉइंट at which net gravitational pull is supposed to be acted. Pull is supposed to be acted. Next point. If gravitational acceleration on each particle of the system is same, then center of gravity is similar to center of mass. Otherwise center of mass will not act like a center of gravity. Otherwise center of mass will not act like a center of gravity. ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखिए, ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, इफ नेट फोर्स on a system is 0, then net torque on the system will also 0. True है? तो क्या मार रहा हूं? बताओ कैसे सकता है? ये बॉडी देखिए, इस बॉडी को आप इधर खींच रहे हैं F4 से, इधर खींच रहे हैं F4 से, इस पर नेट फोर्स 0 है।
और इस पर नेट टॉर्क भी 0। क्लियर? इस पर नेट फोर्स एक इधर 0 और नेट टॉर्क इज नॉट 0। घूमेगी नहीं घूमेगी? तो जरूरी नहीं है कि नेट फोर्स 0 हो तो नेट टॉर्क भी 0 ही हो जाए। इट मे और इट मे नॉट बी। बनाइए पहला का आंसर। फॉल्स है, वो स्टेटमेंट फॉल्स है। इफ नेट फोर्स on a system is not 0, then there will be some torque। इस बॉडी को देखिए, इस पर नेट फोर्स क्या है? 0 है, नॉन जीरो? नॉन जीरो फोर्स तो लग रहा है। क्या ये घूमेगी? नहीं घूमेगी। इस पर नेट टॉर्क भी नॉन जीरो। घूमेगी थोड़ा ना। घूमती कब है? जब दो इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या स्टेटमेंट है? Net force on a system is not zero, then there will be some torque। टॉर्क है इसमें? नहीं है। तो वो स्टेटमेंट भी कैसा हो गया? फॉल्स। अगला लिखिए, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, आगे के क्वेश्चंस के लिए ये वाला इंपॉर्टेंट है। इफ नेट फोर्स on a body is 0, if net force on a body is 0, then net torque about any reference point will remain same। ये क्या बात बोली है उसको एक बार देख लेते हैं। सपोज कीजिए ये कोई बॉडी है, इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखना, और यहां पे 3 पॉइंट मैंने बनाए। ये है A, ये है B, ये है C। इस पे लग रहा है F और इस पे भी लग रहा है F, और ये डिस्टेंस है L/2 और ये डिस्टेंस भी कितनी है? L/2। आप मुझे बताइए टॉर्क अबाउट A, टॉर्क अबाउट B, टॉर्क अबाउट C। ये 3 रेफरेंस पॉइंट दे रखे हैं, निकाल के बताइए। आइए, इस A के अबाउट ये रेफरेंस पॉइंट है, तो ये फोर्स कोई टॉर्क लगाएगा इसके अबाउट? टॉर्क क्या होता है? R क्रॉस F। R क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट से डिस्टेंस, कितनी दूर है रेफरेंस पॉइंट से? तो रेफरेंस पॉइंट पे ही लग रहा है, तो इसका कोई टॉर्क नहीं लगेगा। करें ना ऐसा क्वेश्चन? एक बॉल है, अगर मैं इस पे यहां फोर्स लगाऊंगा तब घूमेगी, या यहां फोर्स लगाऊंगा तब घूमेगी? किस केस में घूमेगी? फर्स्ट वाले पे ना। क्यों? क्योंकि सेकंड पॉइंट पे वो उसी रेफरेंस पॉइंट से गुजर गया, कैसे घूमेगी? तो फोर्स लगाएगा सिर्फ ये वाला पॉइंट। अब ये इससे कितनी डिस्टेंस पर है? L। तो हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू F। क्लियर? और कैसे घुमाएगा इसको? इस डायरेक्शन में। अब मैं B के हिसाब से बताता हूं। ये इससे L/2 डिस्टेंस पर है, तो L/2 इंटू F, और ये कैसे घुमाएगा? इस डायरेक्शन में। नीचे वाला L/2 इंटू F, ये भी सेम डायरेक्शन में घुमा रहा है, तो दोनों को मैं जोड़ देता हूं, तो ये हो गया मेरे पास LF इस डायरेक्शन में। C के हिसाब से बताऊंगा तो F का तो कोई टॉर्क नहीं लगेगा, उसका लगेगा L इंटू F। किधर? इधर की डायरेक्शन में। अब आप देखिए टॉर्क अबाउट A, टॉर्क अबाउट B,
टॉर्क अबाउट c। तो ये बात इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है कि जब भी आप कोई क्वेश्चन करते हो और आपको टॉर्क निकालना पड़ता है तो आप ढूंढते हो रेफरेंस पॉइंट, और उसमें एक से ज्यादा रेफरेंस पॉइंट आपको मिल जाते हैं। क्या इसके अबाउट, इसके अबाउट, इसके अबाउट, किसी के भी अबाउट निकाल रहे हैं, फिर आप पूछते हो सर किसके अबाउट निकालें, तो जवाब है अगर उस पर नेट फोर्स 0 आ रहा है तो किसी के भी अबाउट निकाल दो, क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। लिखिए इसको, अच्छा क्वेश्चन है ये, गुड क्वेश्चन। ये कोई रॉड है जिसके इस एंड पर फिक्स है, इसका मास है m, इसकी लेंथ है l, और ये पॉइंट है हमारे पास a पॉइंट। बनाइए डायग्राम, सिर्फ ये डायग्राम बनाया बेटा, अभी मैंने कुछ नहीं करा, क्वेश्चन तो भी बताया नहीं है। ये एक रॉड है, इस पॉइंट से फिक्स है, इसका मास m, लेंथ l है, ये a पॉइंट बनाया, ऐसे घूम करके b पॉइंट पर आती है, बट क्वेश्चन में अब लिखा रहा हूं। लिखिए इसमें, इफ द रॉड इज रिलीज्ड एट पॉइंट a, find its angular velocity, find its angular velocity at point B and angular acceleration at the moment it was released, at the moment it was released। ट्राई कीजिए इसको एक बार। हाँ, सॉरी, एंगुलर एक्सेलरेशन, मैंने क्या बोला? हाँ ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी एट अ पॉइंट बी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन एट अ पॉइंट ए व्हेन द मोमेंट इट वाज रिलीज्ड।